अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारी 6th क्लास है और आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि है वर्ब। तो वर्ब को समझने से पहले हमें दो बातें समझना ज़रूरी है कि वर्ब को हम पढ़ते क्यों हैं। वाई डू वी स्टडी वर्ब, और इसके अलावा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर, के इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की क्या अहमियत है। देखें स्टूडेंट, सुबह से लेकर रात तक हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, आते हैं, जाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। ये सब क्या है? ये सब काम है, ये सब एक्शन है। और आपको पता है एक्शन ही हमें वर्ब जो है वो शो करता है। इसके अलावा मैंने आप लोग को अपनी पहली क्लास में बताया था कि जब हम कोई एक सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस कंप्लीट ही तब होता है जब उसमें तीन चीजें हों, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। अगर अगर अब हम इसमें से वर्ब को हटा दें तो हमारा सेंटेंस बन ही नहीं सकता। विदाउट वर्ब अ सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ब जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देखते हैं, वी रीड न्यूज़पेपर। अब इसमें ये जो वी है ये हमारा सब्जेक्ट है, रीड जो है ये हमारा वर्ब है, न्यूज़पेपर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये तीनों चीजें मिला के एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहे हैं, वी रीड न्यूज़पेपर, जिसके मीनिंग हमें समझ भी आती हैं। लेकिन फर्ज करें हम यहां से ये वर्ब जो है रीड, इसको हटा देते हैं और हम इसको दोबारा लिखते हैं तो क्या बनेगा? वी न्यूज़पेपर। क्या कोई सेंस बन रहा है? नहीं ना। तो यहां से यही बात पता चल रही है कि अ सेंटेंस इज इनकम्प्लीट विदाउट वर्ब, के एक सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट होता है बगैर वर्ब के। तो वर्ब इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जब आपको वर्ब की इंपॉर्टेंस का पता चल गया तो हम इसकी जरा डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सच वर्ड्स which shows actions, state of being, position and tense is called verb। हमने आज तक पढ़ते हुए आया है कि वर्ब वो होता है जो हमें एक्शंस को बताता है। बिल्कुल करेक्ट, कोई इसमें गलत नहीं है। लेकिन एक वर्ब हमें सिर्फ एक्शंस ही नहीं बताता बल्कि हमें स्टेट ऑफ बीइंग, इसके अलावा पोजीशन और टेंस के बारे में भी बताता है। वर्ब हमें दरअसल और भी बहुत सारे काम बताता है, मगर आप सिर्फ इतना समझ लेंगे कि वर्ब हमें एक्शंस, स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि किसी काम का होना, किसी हालत का होना, एक्शंस कोई काम का होना, स्टेट ऑफ बीइंग किसी काम का होना या किसी की हालत बताना, पोजेशंस ऑनरशिप मलकियत और टेंस के बारे में बताना, ये सारे काम हमें वर्ब बताता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई प्ले क्रिकेट। अब इसमें ये जो प्ले है ये हमारा वर्ब है और ये यहाँ पे खेलना एक एक्शन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? एक्शन को, जो हमने आपको ऊपर बताया कि एक्शन बताता है। इसके अलावा ही इज इन कराची, यहां पे ये इज जो है ये हमारा वर्ब है और ये हमें बता रहा है स्टेट ऑफ बीइंग के वो कराची में है। ये यहाँ पे हमें किसी के होने को बता रहा है और इसी को स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। तो ये हमें स्टेट ऑफ बीइंग की जो है वो एक एग्जाम्पल है। शी हैज अ कार, उसके पास एक कार है। यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैज, ये हमारा वर्ब है और ये हमें पोजीशन बता रहा है यानी ऑनरशिप बता रहा है कि उसके पास एक गाड़ी है। इसके अलावा दे प्लेड क्रिकेट। अब अगर आप यहाँ इस वर्ब को देखें, प्लेड ये वर्ब है, तो आपको पता चलेगा ये किस टेंस का जुमला है, किस टेंस का सेंटेंस है। ये पास्ट इंडेफिनिट का, तो ये हमें टेंस भी बताता है। तो इस तरह से वर्ब जो है हमें एक्शंस, स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन और टेंस, इन तमाम चीजों के बारे में हमें एक वर्ब बताता है। वर्ब की डेफिनेशन समझने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब को। वर्ब की बेसिकली हमारे पास 5 फॉर्म्स होती हैं। नंबर 1 बेस फॉर्म, और जिसको हम आमतौर पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, उसको बेस फॉर्म भी कहते हैं, जैसे गो, वॉक। सेकंड होती है फॉर्म पास्ट सिंपल फॉर्म, और जिसको हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, जैसे गो का वेंट हो गया और वॉक का वॉक्ड हो गया।
इसी तरह थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, जैसे गॉन और वॉक्ड। इसके अलावा फोर्थ फॉर्म हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, जो बेसिकली बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर बनाया जाता है, और इसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं वर्ब की, जैसे गोइंग हो गया, जैसे वॉकिंग हो गया। इसके अलावा जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो दरअसल थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, जैसे ही, शी, इट, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ एस और ईएस लगाकर जो है वो बनाते हैं, जैसे गो से गोज और वॉक से वॉक्स। तो क्योंकि जाहिर है एस और ईएस लगाने से उसकी फॉर्म बदल रही है, तो इसलिए लोग उसको फिफ्थ फॉर्म कंसीडर करते हैं। तो वर्ब के फॉर्म्स जो है वो आपको मैंने बता दिए, बेसिकली 5 फॉर्म्स होती हैं, और इस तरह से जो है वो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसकी एक चार्ट बनाते हैं। और इसमें हम, जैसे मैंने आपको ये 5 एग्जांपल लिखी है, गो जाना, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। कम आना, केम सेकंड फॉर्म और कम थर्ड फॉर्म। राइट लिखना, रोट रिटन। रीड पढ़ना, रीड रीड। प्ले खेलना, प्लेड प्लेड। अब इस तरह इसकी एक लंबी चार्ट होती है, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आपको बताया कि इस चार्ट को हमने मेमोराइज करना होता है। आपको कोई कम से कम 50 के करीब वर्ब की जो फॉर्म्स है वो याद करनी पड़ती हैं, ताकि वो आप टेंसेस में उसको यूज कर सकें। और अगर आप लोग को उसको फौरन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोग को फौरन प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज जब हम टेंसेस के टॉपिक पर आएंगे तो मैं आपको ये अलग से लिखवाऊंगा भी। तो वर्ब की फॉर्म समझ लिया, वर्ब की डेफिनेशन समझ ली। वर्ब की फॉर्म समझने के बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। हमारे पास बेसिकली वर्ब की 2 टाइप्स होती हैं, एक फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, एक होती है मेन वर्ब, एक सेकंड होता है लिंकिंग वर्ब और थर्ड होता है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब की भी मजीद 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। दूसरी तरफ अगर नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो इसमें भी हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, एक होता है जेरम, एक होता है पार्टिसिपल और जो तीसरा है वो है इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव में भी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहा जाता है। पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। फाइनाइट वर्ब्स, दोज वर्ब्स दैट चेंज देयर conditions, forms according to subject, tense and numbers। यानी ऐसे verbs जो अपनी conditions और form को according to subject, tense और number change करें, उन्हें हम finite verb कहते हैं। यानी ये वो verb होते हैं जो subject, tense और number के लिहाज से अपनी forms को या अपनी condition को change करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, they eat an apple। अब ये जो है दे ईट एन एप्पल, मैंने यहां पर सब्जेक्ट दे लिया हुआ है, अब मैं सब्जेक्ट चेंज कर लेता हूं ही। तो आप देखेंगे यहां पर ये जो वर्ब है ईट, ये चेंज होकर ईट्स बन गया, ईट चेंज होकर ईट्स बन गया। जैसे ही मैंने सब्जेक्ट दे को हटाकर ही लगाया तो ईट चेंज होकर ईट्स बन गया, क्योंकि आपको पता है ग्रामर में ही के साथ ईट्स आता है। तो यहां पर ये जो वर्ब है ईट चेंज हो गया सब्जेक्ट की वजह से, तो ये फाइनाइट वर्ब है हमारा ईट। सेकंड सेंटेंस देखें, दे ईट एन एप्पल। अब जैसे ही मैं यहां पे टेंस को चेंज करूंगा तो आप देखें कि ये ईट जो है ये फाइनाइट वर्ब है, तो इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, दे एट एन एप्पल। तो ये ईट जो है वो मैंने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है और फिर बाद में मैंने टेंस चेंज कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट में कर लिया। तो जैसे ही मैंने टेंस को चेंज किया तो ईट सेकंड फॉर्म में आ गया, एड बन गया। तो टेंस को चेंज करने से भी ये वर्ड चेंज हो गया, इसलिए ये भी फाइनाइट वर्ड है। तीसरी एग्जाम्पल देखें, बॉल इज ग्रीन। अब मैंने यहां पे सिंगुलर एक बॉल की बात की है, तो बॉल इज ग्रीन।
लेकिन अगर मैं यहां पर एक से इसको ज्यादा कर लेता हूं, प्लूरल बना देता हूं, तो बॉल्स बन जाएंगी। तो जब ये बॉल्स बनेगी तो इस ऑटोमेटिकली चेंज होकर आर बन जाएगा, तो बॉल आर ग्रीन। तो आप देख रहे हैं कि सिंगुलर को प्लूरल बनाने से यानी नंबर चेंज करने से भी वर्ब जो है हमारा चेंज हो रहा है। तो ये यहां पर इज और आर, ये भी हमारा फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो आपने देखा कि जो ऐसे वर्ब्स जो सब्जेक्ट, टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग अपनी हालत को, अपनी कंडीशन को चेंज करते हैं, वो फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। फाइनाइट वर्ब को समझने के बाद अब हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है वो उलट होते हैं फाइनाइट वर्ब्स की, यानी दोज वर्ब्स दैट डू नॉट चेंज देयर कंडीशंस, फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, टेंस और नंबर। यानी कि ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट, टेंस और नंबर के लिहाज से अपनी हालत को, अपनी कंडीशन को चेंज ना करें, वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉन्ट टू प्ले इन पार्क। स्टूडेंट्स, इस वाले सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ब हैं, एक ये वॉन्ट है और एक है टू प्ले। अब मैं देखें, जैसे ही सब्जेक्ट आई है इसको चेंज करूंगा ही में, तो ही वॉन्ट्स टू प्ले इन पार्क। अब क्या हुआ, ये वॉन्ट जो है ये वॉन्ट्स में चेंज हो गया, मगर यहां पे टू प्ले जैसे था वैसे ही है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो टू प्ले है ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये वॉन्ट्स ये भी हमारा वर्ब है, लेकिन ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट के लिहाज से ये चेंज हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी बात की थी। सेकेंड सेंटेंस देखें, दे ट्राई टू रॉब मी। अब इसमें भी हमारे पास दो वर्ब हैं, एक ट्राई और एक टू रॉब। अब मैं जैसे ही इसमें यहां पे टेंस को चेंज कर रहा हूं तो देखो क्या हो रहा है, दे ट्राई टू रॉब मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, मैंने पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया। तो यहाँ पे ये जो ट्राई है ये चेंज हो गया, और ये जो टू रॉब है ये वैसे के वैसा ही है। तो क्या पता चला कि ये वाला जो वर्ब है ये हमारा नॉन फाइनाइट है, जबकि ट्राई जो है ये चेंज हो गया, तो ये चेंज होने की वजह से हमारा फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। यहां हमने टेंस को चेंज किया, तो आप देख सकते हैं टू रॉब अपनी जगह वैसे की वैसी है, वो चेंज नहीं हुआ। तीसरी एग्जांपल देखें, दैट हार्ड वर्किंग बॉय इज माय फ्रेंड। इसमें ये जो हार्ड वर्किंग है ये भी हमारा एक वर्ब है, और ये इज जो है ये भी हमारा एक वर्ब है। और मैं यहां पे बात कर रहा हूं एक सिंगल बंदे की, क्योंकि दैट जो है वो एक बंदे की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन मैं इसको जैसे ही चेंज करूंगा, सिंगल से मैं प्लूरल बनाऊंगा, तो दोज हार्ड वर्किंग बॉयज आर माई फ्रेंड। तो आप देख रहे हैं कि वो हार्ड वर्किंग वो अभी भी अपने जगह पर ही है, सिंगुलर को प्लूरल यानी नंबर चेंज करने से भी वो चेंज नहीं हो रहा, अपनी जगह पर ही है, जबकि ये इस आर में तब्दील हो गया। तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, जबकि ये हार्ड वर्किंग जो है ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा। तो उम्मीद करता हूं कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब की तीन टाइप्स होती हैं। पहली टाइप्स है मेन वर्ब, लेक्सिकल या प्रिंसिपल वर्ब जिसको हम कहते हैं। ये वही वर्ब होता है जो हमें एक्शंस को बताता है। ज्यादातर वर्ब हमारे यही होते हैं। इट शोज एन एक्शन इन अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में जो हमारा इंपॉर्टेंट एक्शन होता है वो हमारा दरअसल मेन वर्ब, या उसको लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं और उसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, ही प्लेज क्रिकेट। यहां पर जो एक्शन है वो क्या है, खेलना, प्लेज। तो ये हमारा मेन वर्ब है। वी आर वॉचिंग अ टीवी, तो यहां पे एक्शन क्या हो रहा है, वॉचिंग, ये हमारा मेन वर्ब है। आई राइट अ लेटर, तो मैं खत लिखता हूं, यहां हमारा एक्शन क्या है, राइट, लिखना, ये हमारा मेन वर्ब है। तो जो मेन वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, ये हमारा इंपॉर्टेंट एक्शन बताता है, और ये वही वर्ब है जिसके बारे में हम अक्सर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वो हमें एक्शंस को बताता है। सेकेंड टाइप है हमारे पास फाइनाइट वर्ब की, वो है लिंकिंग वर्ब, या फिर इसको कॉप्युलर वर्ब भी कहते हैं। These words link between a subject and their complement in a sentence.
अब ये लिंकिंग वर्ब है, नाम से पता चल रहा है कि ये किसी न किसी चीज को लिंक कर रहा होगा, लेकिन सवाल है किसको। तो लिंकिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को आपस में लिंक करता है। अब इससे पहले कि मैं एग्जांपल से ये बात आपको समझाऊं, पहले ये समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं। अ वर्ड दैट कम्स आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स टू डिस्क्राइब सब्जेक्ट। ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या सब्जेक्ट के बारे में हमें फर्दर कोई इंफॉर्मेशन दे, तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। असल में वो सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ ना कुछ बता रहा होगा, और ये हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज अ ब्यूटीफुल। यहां पर हमारे पास ये शी जो है ये सब्जेक्ट है, और ये ब्यूटीफुल जो है ये हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे पास सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब कौन ब्यूटीफुल है? ब्यूटीफुल कौन है? शी। ये ब्यूटीफुल कौन है? शी। तो इस सब्जेक्ट यानी शी को इस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी ब्यूटीफुल के साथ कौन लिंक कर रहा है? ये इज। तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब होगा, क्योंकि ये लिंक कर रहा है इस सब्जेक्ट को इसके कॉम्प्लीमेंट ब्यूटीफुल के साथ। क्योंकि मैंने अभी यहां पे बताया कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड होता है जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, और वो सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। जैसे ब्यूटीफुल यहां पे सब्जेक्ट शी के बारे में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। आई एम अ टीचर। यहां पर ये आई जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। टीचर यहां पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि मैं टीचर हूं। टीचर कौन है? मैं, यानी कि ये सब्जेक्ट, ये इसके बारे में है। ये दोनों एक ही शख्स हैं। टीचर कौन है? मैं, यानी कि ये सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है इसका। और टीचर को आई के साथ लिंक कौन कर रहा है? एम। तो ये एम हमारा लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये इस सब्जेक्ट को इसके कॉम्प्लीमेंट टीचर के साथ लिंक करवा रहा है। इसके अलावा एक और एग्जांपल, दे लुक अपसेट। वो उदास दिखाई देते हैं। अब ये अपसेट है और ये दे, ये हमारा सब्जेक्ट है। अपसेट कौन है? दे। वो लोग अपसेट हैं। इस दे को इस अपसेट के साथ लिंक कौन करवा रहा है? ये वर्ब लुक। तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब होगा। तो ऐसे वर्ब्स जो सब्जेक्ट को उनके कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक करवाए, तो वो लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। एक बात आप लोग को जहन में रख लेनी चाहिए कि लिंकिंग वर्ब आर यूज्ड अलोन, नो अदर वर्ब इज यूज्ड विद देम। लिंकिंग वर्ब जो है वो अकेले होते हैं, इनके साथ कोई और वर्ब नहीं आता। जैसे कि आपने इस तीनों एग्जाम्पल में देखा है कि ये अकेले ही हैं, इनके साथ कोई और वर्ब नहीं आ रहा। एक और बात, जो हमारे पास मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब्स होती है ना, वो वर्ब की टू बी फॉर्म है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर। इसके अलावा कुछ दीगर भी वर्ब्स हैं जो लिंकिंग वर्ब के तौर पर काम करते हैं। बिकम, सीम, अपेयर, फील, लुक, साउंड, टेस्ट, स्मेल, रिमेन, ग्रो। ये वो वर्ब्स हैं जो लिंकिंग वर्ब के तौर पर काम करते हैं। अच्छा, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो सिर्फ लिंकिंग वर्ब ही काम करते हैं, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो लिंकिंग वर्ब के साथ साथ एक्शन वर्ब का भी काम करते हैं। और वो वर्ब्स जो सिर्फ लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं, जैसे बी की सारी फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। बिकम की तीनों फॉर्म है, बिकम, बिकेम, बिकम्स। सीम की भी तीनों फॉर्म है, सीम, सीन्स, सीन्ड। क्योंकि ये सारे सिर्फ और सिर्फ लिंकिंग वर्ब हैं। ये इसलिए लिंकिंग वर्ब है कि ये कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करते। दे नेवर डिस्क्राइब एनी एक्शन। इनका सिर्फ काम लिंकिंग करना होता है, ये कोई मेन एक्शन परफॉर्म नहीं करते। तो इसके अलावा कुछ वर्ब हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो बोथ लिंकिंग वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं और एक्शन वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं। जैसे ये अपेयर हो गया, लुक, टेस्ट, टच, साउंड, स्मेल, फील।
ये वो वाले वर्ब हैं जो लिंकिंग वर्ब भी काम करते हैं और एक्शन वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं। एग्जाम्पल को समझते हैं इस बात से। फर्स्ट एग्जाम्पल, शी लुक्स टायर्ड। अब यहां पर वो थकी हुई दिखाई देती है। अब यहां पे ये जो टायर्ड है, इस सेंटेंस में ये जो शी है ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये जो टायर्ड है यानी थका हुआ, कौन थका हुआ है? शी। इसके बारे में बात हो रही है। अभी मैंने बताया था कि ये सब्जेक्ट है और ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है टायर्ड, क्योंकि ये जो है वो सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है कि वो थकी हुई है, और इन दोनों को आपस में लिंक कौन करवा रहा है? ये लुक्स। तो ये यहां पे लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लुक्स। इसी को दूसरी एग्जांपल में देखते हैं। शी लुक्स एट द स्टार। वो सितारों की तरफ देखती है। अब यहां पर इस सेंटेंस में ये जो लुक्स है वही वर्ब है जो ऊपर इस्तेमाल हुआ है, मगर यहां पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है, विच इज सीन, देखना। यहां पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो यहां पर इस वाले सेंटेंस में लिंकिंग के तौर पर काम कर रहा है, और यहां पे एज अ वर्ब के तौर पर, मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि ये यहां पर एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। द सूप टेस्टेड डिलीशियस। सूप मजेदार था। अब यहां पर ये हमारा जो है ये सब्जेक्ट है, द सूप। इसके अलावा ये डिलीशियस, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है इस सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट द सूप है और डिलीशियस क्या है? सूप। तो ये इसके बारे में जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इस सब्जेक्ट को इस कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक कौन करवा रहा है? ये टेस्ट। तो ये यहां पे लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसी को ही हम इस तरह समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में, द शेफ टेस्टेड द सूप। अब सेकंड सेंटेंस में वही टेस्टेड हमने इस्तेमाल किया है, मगर यहां पे ये जो टेस्टेड है ये एक्शन को बता रहा है, टेस्टिंग का, कि उसने टेस्ट किया सूप को, और यहां पे ये एक्शन के तौर पर काम कर रहा है। तो ये यहां पे मेन वर्ब हुआ, क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपने देखा कि कुछ वर्ड्स हमारे पास कभी कभी एक्शन भी परफॉर्म करते हैं और कभी कभी वो लिंकिंग वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो वर्ब यूज हुआ है ये लिंकिंग वर्ब है या फिर एक्शन वर्ब है? तो एक बहुत ही आसान सी टिप आपको मैं बता रहा हूं। यहां पे मैंने लिखा हुआ है, पुट इज इन वर्ब, इफ सेंटेंस इज मीनिंगफुल इट विल बी लिंकिंग वर्ब। मतलब ये है कि अगर आपको ये चेक करना है कि जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो लिंकिंग वर्ब है या फिर एक्शन वर्ब है, आप उस वर्ब को हटाकर वहां पर इज लगा लें। अगर इज लगाने के बाद वो सेंटेंस फिर भी मुकम्मल अपनी सेंस दे रहा है, तो वो फिर इसका मतलब ये है कि जो आपने वर्ब यूज किया था वो लिंकिंग वर्ब था। और अगर इज लगाने के बाद सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि जो वर्ब वहां इस्तेमाल हुआ था वो लिंकिंग वर्ब नहीं बल्कि वो एक्शन वर्ब था। अब देखें, यहां पे लिखा हुआ है शी लुक्स टायर्ड। अगर मैं यहां से इज हटा देता हूं तो ये बन जाएगा शी लुक्स को हटा के, मैं यहां पे लुक्स को हटा के इज लगाता हूं तो देखते हैं ये क्या बनता है। शी इज टायर्ड। शी इज टायर्ड। अभी भी जुमला, अभी भी सेंटेंस मीनिंगफुल है, सेंटेंस अभी भी वैसे ही है, इसमें कोई मसला नहीं है, ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो लुक इस्तेमाल हुआ है ये लिंकिंग वर्ब है। अगर हम इस पे अप्लाई करके देखें, शी लुक्स एट द स्टार, तो मैं अगर यहां पे इज लगाता हूं तो शी इज एट द स्टार। अब शी इज एट द स्टार, ये सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है, ग्रामेटिकली ये गलत है। तो आपने देखा कि सेकंड सेंटेंस में क्योंकि मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, इसका मतलब यहां पे जो लुक इस्तेमाल हुआ है ये हेल्पिंग, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है बल्कि ये एक्शन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं है। आई अगेन रिपीट, अगर आपको ये जानना है, ये पता करना है कि जो वर्ब आपने इस्तेमाल किया था वो लिंकिंग वर्ब था या एक्शन वर्ब था, आप उस वर्ब को हटाकर उसकी जगह इज लगाकर देखें। अगर सेंटेंस मीनिंगफुल है तो इसका मतलब वो लिंकिंग वर्ब था, अगर मीनिंगफुल नहीं है तो इसका मतलब ये वो एक्शन वर्ब लगा था। इसको हम दूसरे वाले सेंटेंस पे देखते हैं। द सूप टेस्टेड डिलीशियस।
अगर मैं यहाँ टेस्टेड हटा दूं और यहाँ इज लगाऊं तो क्या बनेगा? द सूप इज डिलीशियस। सेंटेंस फिर भी मीनिंगफुल है, इसका मतलब ये वाला टेस्टेड यहाँ लिंकिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस में करते हैं, द शेफ टेस्टेड द सूप। मैं यहाँ पे इज लगाता हूं इस टेस्टेड को हटा के, द शेफ इज द सूप। द शेफ इज द सूप। अब ये क्या सेंटेंस है? कोई सेंस नहीं है इसमें। इसका मतलब ये वाला टेस्टेड जो इस्तेमाल हुआ है ये एक्शन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। थर्ड जो टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब है फाइनाइट वर्ब्स की। ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, दीज वर्ब हेल्प टू आइडेंटिफाई द टेंस, मोड एंड वॉइस इन सेंटेंस। दे ऑलवेज स्टैंड बिफोर मेन वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, नाम से पता चल रहा है तो कोई ना कोई यहाँ पर हेल्प कर रहा होगा। दरअसल ये वो वर्ब्स होते हैं जो टेंस में मेन वर्ब की हेल्प कर रहे होते हैं। मेन वर्ब की हेल्प कर रहे होते हैं, इनसे हमें टेंस का पता चलता है, इनसे हमें टेंस का पता चलता है, इनसे हमें सेंटेंस के मोड का पता चलता है, और इनसे हमें सेंटेंस का भी पता चलता है वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। ये हमें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। और एक और बात कि ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, ये अकेले इस्तेमाल नहीं होते। एग्जाम्पल को देखते हैं, अली हैड प्लेड क्रिकेट। अब यहां पे ये जो हैड है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्लेड जो मेन वर्ब है उसके साथ इस्तेमाल हुआ है। आप देखेंगे इस हेड से हमें पता चल रहा है ये कौन से टेंस का जुमला है, ये पास्ट परफेक्ट का जुमला है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो हमें इस हेल्पिंग वर्ब से टेंस का पता चल गया। अब आप सेकेंड सेंटेंस देखें, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहां पे ये जो कैन है ये हमारा जो है ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ये इसको ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब भी कहते हैं। तो ये जो है ये इस मेन वर्ब इसकी स्पीक के साथ आया है, लगा हुआ है, और ये हमें एबिलिटी का बता रहा है कि यहाँ पे जो है ये एबिलिटी बता रहा है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तो ये एक तरह से हमें सेंटेंस का मोड बता रहा है कि आप यहाँ पे क्या चीज पर कर सकते हैं, एबिलिटी बता रहा है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस देखें, द वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड बाय मी। तो यहां पर ये जो इज बीइंग है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो कंप्लीटेड है ये मेन वर्ब है। और ये जो इज बीइंग है ये हमें इस वाले सेंटेंस में जब इज बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगी है तो ये हमें बता रहा है वॉइस कौन सा, या पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस का नहीं है। तो आपने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमें आइडेंटिफाई करता है टेंस को, मोड को और वॉइस को किसी भी सेंटेंस में। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब की हमारे पास मजीद दो टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल। अब हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। तो ये वो वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ आते हैं और मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, और कभी कभी ये जो है अकेले भी होते हैं, और अगर ये अकेले हो तो फिर ये एज अ मेन वर्ब काम करते हैं। तो दीज वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब एंड दीज वर्ब कैन आल्सो बी द मेन वर्ब। इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी इज वॉशिंग डिशेस। अब यहां पर ये जो वॉशिंग है ये हमारा मेन वर्ब है, इसके साथ ये इज लगा हुआ है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और ये तो मोस्ट कॉमन है, हम टेंसेस में पढ़ते रहते हैं, मेन वर्ब के साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड सेंटेंस देखें, आई एम राइटिंग अ लेटर। यहां पर ये राइटिंग ये हमारा मेन वर्ब है, इसके साथ ये एम जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड सेंटेंस देखें, ही इज अ टीचर। अब आप गौर करें यहां पर कोई भी मेन वर्ब नहीं है, मगर यहां पर ये इज तो है ना, लेकिन ये इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब भी यहां पर इस्तेमाल हुआ है, और यहां पर ये जो है एज अ मेन वर्ब भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई भी हमारे पास मेन वर्ब नहीं है, अकेला इज है। तो ये जब अकेला है तो ये एज अ मेन वर्ब भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा लिंकिंग वर्ब भी है। क्यों? क्योंकि ही इज अ टीचर, ये टीचर जो है ये हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और ये ही ये हमारा सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट को
उसके सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के साथ ये इज जो है ये लिंक करवा रहा है, तो ये हमारा एट अ टाइम लिंकिंग वर्ब भी है, ये लिंकिंग वर्ब भी है, ये हेल्पिंग वर्ब भी है, और ये एज अ मेन वर्ब भी यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। मोस्ट जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो आपको पता होगा, वर्ब की टू बी फॉर्म्स होती हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, विल बी। इसके अलावा टू डू की जो फॉर्म होती है, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, विल डू। इसके अलावा वर्ब टू हैव की जो फॉर्म होती हैं, जैसे हैज, हैव, हैड, हैविंग और विल हैव। तो ये हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। जो दूसरी टाइप्स होती हैं वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, और दीज वर्ब शोज नेसेसिटी, कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, सजेशन और परमिशन। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, आपको पता है वो सेंटेंस में हमें मोड बताता है। अब मोड क्या होगा? नेसेसिटी हो सकती है यानी जरूरत हो सकती है, कैपेबिलिटी काबिलियत हो सकती है, पॉसिबिलिटी कोई इम्कान या कोई पॉसिबिलिटी दिखाना हो, एबिलिटी काबिलियत दिखाना हो, सजेशन मशवरा दिया जा रहा हो, या परमिशन। ये सब हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बताते हैं। एग्जाम्पल देखें, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहां पर हमारा मेन वर्ब जो है ये स्पीक है, साथ में ये जो कैन है ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, और आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, यहां पे एबिलिटी बताई जा रही है, एबिलिटी काबिलियत। मे आई कम इन। अब यहां पर ये जो कम है ये हमारा मेन वर्ब है, लेकिन ये जो मे है ये यहां पे परमिशन, मे आई कम इन, इजाजत, परमिशन जो है वो शो कर रहा है। ये जो थर्ड सेंटेंस है, इट माइट रेन टुडे, इसमें आप ये देखें ये जो रेन है ये हमारा मेन वर्ब है, और ये जो माइट है ये माइट यहां पर इम्कान, पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि यहां बारिश हो सकती है, तो यहां ये पॉसिबिलिटी दिखाया, शो कर रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल देखें, इट मस्ट गो देयर, सॉरी आई मस्ट गो देयर, मुझे वहां लाजमी जाना चाहिए, जरूरत, नेसेसिटी को यहाँ पे ये मस्ट जो है ये नेसेसिटी को बता रहा है, ये भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। फिफ्थ एग्जाम्पल देखें, यू शुड गो एग्री विथ हिम, आपको उसके साथ एग्री हो जाना चाहिए। तो ये शुड ये एक तरह से सजेशन दे रहा है, और ये भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आपने देखा ये 5 एग्जाम्पल हैं, और 5 की 5 एग्जाम्पल में एक अलग किस्म का मोड आपको बताया जा रहा है, एक में एबिलिटी, एक में परमिशन, एक में पॉसिबिलिटी। तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये हमें इसी तरह के जो है वो नेसेसिटी, कैपेबिलिटी, परमिशन वगैरह बताते हैं। हमारे पास जो मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट टू और मस्ट, ये वाले जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये हमारे पास बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इन पे एक अलग वीडियो भी इंशाल्लाह बनाएंगे। एक और बात, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है उनकी कोई फॉर्म नहीं होती, ये जो अपने फॉर्म में डिफॉल्ट फॉर्म इनकी है, हम इन्हीं को ही इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये बात याद रखनी है, और दूसरी जो याद रखने वाली बात है वो ये कि ये हमेशा मेन वर्ब के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि ये जैसे स्पीक मेन वर्ब है, ये कैन ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं, एक बात। और सेकंड बात ये कि ये अपने डिफॉल्ट फॉर्म में होते हैं, ये अपनी फॉर्म्स को चेंज नहीं करते। हाँ, इनकी जो है वो पास्ट फॉर्म जरूर होती है, जैसे कैन है इसकी पास्ट फॉर्म कुड है। एग्जाम्पल को देखें, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, यहाँ पे मैंने ऑक्सिलरी वर्ब कैन इस्तेमाल किया है। लेकिन सेकंड सेंटेंस देखें, व्हेन आई वाज 10 आई कुड स्पीक इंग्लिश वेल। अब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे कैन की जगह कुड का इस्तेमाल हुआ है, तो उसकी पास्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है।
फाइनाइट वर्ब और उनकी टाइप्स को समझने के बाद बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स तो मैंने पहले भी बताया, लेकिन अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि वो वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट, टेंस या नंबर के अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन या फॉर्म को चेंज नहीं करती। इनकी भी टाइप्स होती हैं 3। फर्स्ट टाइप जो है वो इन्फिनेटिव है। इसमें 2 टाइप्स होती हैं, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। सेकेंड टाइप जेरेंड होता है। और थर्ड टाइप की बात करें वो पार्टिसिपल होता है। उसमें भी हमारी 2 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो फर्स्ट टाइप की बात करते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव दरअसल कुछ भी नहीं, जो हमारी मेन वर्ब होती है जैसे ईट, प्ले या फिर वॉक, जो हमारी बेस वर्ब होती है उनके साथ अगर टू लगा दिया जाए तो वो हमारा इन्फिनेटिव बन जाता है। और इसमें मैंने जैसे बताया 2 टाइप्स होती हैं, एक टू इन्फिनेटिव और एक बेयर इन्फिनेटिव। तो टू इन्फिनेटिव इन्हीं को ही कहा जाता है जब हमारे जो है वो मेन वर्ब के साथ टू लगा दिया जाए। तो ये these are the verbs that function as noun, adjective and adverb। इन्फिनेटिव जो है वो होती तो वर्ब है, लेकिन ये सेंटेंस में एज अ नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के तौर पर काम करते हैं। मतलब ये है कि ये होते तो वर्ब हैं, लेकिन इनका काम वर्ब का नहीं होता। ये एज अ नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के तौर पर काम करते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि इन्होंने लिबास वर्ब का जो है वो ओढ़ा होता है, मगर अंदर से ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं। मुख्तसर ये कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। एग्जाम्पल अभी टू इन्फिनेटिव को देखते हैं। मैंने जैसे बताया कि इनको टू इन्फिनेटिव को फुल इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव विथ टू भी कहा जाता है। 3 अलग अलग नामों से इनको बुलाते हैं। तो अगर इनके एग्जाम्पल को देखें तो ये आई हैव टू गो। अब यहाँ पे आपको ये टू गो नजर आ रहा है, ये हमारा टू इन्फिनेटिव है। और दे वॉन्ट टू प्ले इन पार्क, यहाँ पे हमारा ये जो टू प्ले है ये हमारा टू इन्फिनेटिव है। अब इनको पहचानने का जो है वो 2 तरीके हैं। आप इनको पहचान सकते हैं कि ये इन्फिनेटिव है या नहीं। एक तो ये है कि इनकी मेन वर्ब के साथ टू लगा होगा, जैसे यहाँ पे गो के साथ टू लगा है, टू गो हो गया। यहाँ प्ले के साथ टू लगा है, टू प्ले हो गया। और दूसरा ये कि ये या तो अगर ये नाउन है तो या तो ये सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर आएंगे। तो अब यहाँ पर देखें आई हैव टू गो, ये यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। तो ये है तो टू गो, मगर ये एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। सेकंड, दे वांट टू प्ले इन पार्क, यहाँ पर ये हमारा टू प्ले जो है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये इन पार्क ये इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो ये टू प्ले जो है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पर ये इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो इनको पहचानने का आसान तरीका है, ये या तो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होंगे या ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होंगे। सेकंड, मेन वर्ड के साथ टू लगा होगा, आप वहां से भी पहचान सकते हो। सेकंड टाइप है बेयर इन्फिनेटिव। इनको जीरो इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव विदाउट टू भी कहा जाता है, क्योंकि इनके साथ टू नहीं लगा होता। एग्जाम्पल देखें, आई कैन स्विम। अब ये स्विम जो है ये हमारा वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है। अब यहां पर इस वर्ब के साथ ये बता रहा है कि आई कैन स्विम, इस वर्ब को मॉडिफाई ये कैन कर रहा है, तो ये क्या बनेगा, ये हमारा एडवर्ब बन जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि इन्फिनेटिव या तो नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है। तो ये कैन यहाँ पर जो कि मॉडल वर्ब है, मगर यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव के तौर पर भी काम कर रहा है। इसी तरह इट माइट रेन टुडे, तो यहाँ पे रेन हमारा ये वर्ब है, इसके बारे में ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि बारिश हो सकती है, यानी कि मेन वर्ब के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है। तो ये भी हमारा एडवर्ब है और साथ साथ ये हमारा मॉडल वर्ब भी है, तो ये एज ए इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बेयर इन्फिनेटिव है, ये तकरीबन जो मॉडल वर्ब हमारे हैं ये सारे बेयर इन्फिनेटिव होते हैं।
तो इन्फिनेटिव की दो टाइप्स होती हैं, एक टू इन्फिनेटिव, मेन वर्ब के साथ टू लगा होता है तो वो हमारा टू इन्फिनेटिव होता है, और बेयर इन्फिनेटिव यानी विदाउट टू वाले जो जितने भी मॉडल वर्ब हैं वो हमारे बेयर इन्फिनेटिव कहलाते हैं। अब इन्फिनेटिव की टाइप्स तो मैंने आपको बता दी, और जैसे मैंने बताया कि इन्फिनेटिव होते वर्ब ही हैं, मगर ये एज अ नाउन या फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो वन बाय वन करके देखते हैं कि एज अ नाउन इन्फिनेटिव कैसे काम करता है, एज एन एडजेक्टिव कैसे काम करता है, और एज एन एडवर्ब कैसे काम करता है। तो इन्फिनेटिव एज नाउन, इफ दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस और दे स्टैंड एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमारा नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। तो अगर हमारा मेन वर्ब के साथ टू लगा हो और वो या तो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो या ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो, इसका मतलब वो इन्फिनेटिव होगा वो वर्ब, मगर वो एज ए नाउन जो है वो काम करेगा। एग्जाम्पल देखें, टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज। अब ये टू रन, ये हमारा रन जो है मेन वर्ब है, उसके साथ टू लगा है, लिहाजा ये इन्फिनेटिव है, और ये हमारा सब्जेक्ट के जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो ये अब वर्ब नहीं रहा बल्कि ये नाउन हो गया। टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज। अब टू रन का मतलब दौड़ना। अब ये एक्शन है तो एक्शन का भी कोई ना कोई नाम होगा, तो यहाँ पे टू रन उसका नाम बन गया, लिहाजा ये नाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, ही वॉन्ट्स टू प्ले। यहां पर ये जो टू प्ले है, प्ले मेन वर्ब है, उसके साथ टू लगा है तो ये इन्फिनेटिव हो गया, और ये यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नाउन हो गया। ही वॉन्ट्स टू प्ले, वो खेलना चाहता है, तो खेलना भी एक एक्शन है, उसका भी कोई ना कोई नाम होगा, तो ये हमारा नाउन है और ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। तो इन्फिनेटिव नाउन के तौर पर आपने देखा कैसे इस्तेमाल हो रहा है। इन्फिनेटिव एज एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखते हैं कि एडजेक्टिव आपको पता है कि जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे, नाउन को मॉडिफाई करे, नाउन को डिस्क्राइब करे, तो वो एडजेक्टिव होता है। अब दिस इज नॉट अ प्लेस टू स्लीप। अब यहाँ पे ये जो टू स्लीप है, स्लीप हमारा मेन वर्ब है, उसके साथ टू लगा है, तो ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया। और साथ ही साथ प्लेस, जगह, ये एक जगह जो है ये हमारा एक नाउन है, और ये टू स्लीप उसी को ही जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा टू स्लीप यहाँ पर है तो इन्फिनेटिव, मगर ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह दे हैव अ प्लान टू एस्केप। यहाँ पर ये प्लान जो है ये हमारा नाउन है, और इस नाउन के बारे में ये बता रहा है कि टू एस्केप, उनको फरार होना है, तो यहाँ पर ये जो टू एस्केप है ये भी हमारा इन्फिनेटिव है, और आपने देखा कि मेन वर्ब एस्केप के साथ टू लगा हुआ है, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड, मगर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। ही नीड्स अ बुक टू रीड। यहाँ पर ये टू रीड ये हमारा इन्फिनेटिव है, और ये टू रीड जो है ये इस नाउन अ बुक को मॉडिफाई कर रहा है, तो जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, और ये टू रीड है तो इन्फिनेटिव है तो वर्ब, मगर एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो आपने देखा कि कैसे एज ए नाउन एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। अब हम एडवर्ब का देखते हैं कि ये इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब कैसे काम कर रहा है। ही वॉज हैप्पी टू मीट हिम। इस सेंटेंस में ये जो टू मीट है ये हमारा इन्फिनेटिव है, और ये इन्फिनेटिव जो है ये इस हैप्पी जो कि हमारा एक एडजेक्टिव है, हैप्पी एक एडजेक्टिव है, और आपको एडवर्ब की डेफिनेशन पता होगी। एडवर्ब किसी भी वर्ब या फिर किसी भी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, तो यहाँ पर ये हैप्पी है, ये एडजेक्टिव है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है टू मीट, कि वो तुमसे मिलकर खुश हुआ, तो ये टू मीट खुश हुआ तुमसे मिलकर, तो यहाँ पे ये हैप्पी एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है टू मीट। तो इसी तरह सेकंड सेंटेंस में ही केम हियर टू सी यू। यहाँ पर ये जो टू सी है ये हमारा इन्फिनेटिव है, और ये इस सेंटेंस में ये हमारा वर्ब जो है केम, वो तुमसे मिलकर खुश हुआ, तो किससे मिलकर,
तुमसे मिलकर, तुम्हारे आने से, किसके आने से खुश हुआ? तुम्हारे आने से। तो ये जो केम है आना, इसको मॉडिफाई ये टू सी कर रहा है, तो ये हमारा है तो इन्फिनेटिव है वर्ब, लेकिन ये इस वर्ब कैम को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एज एन एडवर्ब यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसी तरह आई एम सैड टू सी हिम, मैं उसको देखकर उदास हूं। किसको देखकर उदास हूं? उसको देखकर उदास हूं। यहाँ पे ये जो सैड है ये हमारा एडजेक्टिव है और इसको मॉडिफाई कर रहा है टू सी, तो ये भी हमारा इन्फिनेटिव है। तो आपने देखा कि इन्फिनेटिव जो है हमारे पास ये तीनों तरह के फंक्शन करते हैं। नाउन भी फंक्शन करता है, एडजेक्टिव के तौर पर भी फंक्शन करता है और एडवर्ब के तौर पर भी फंक्शन करता है। इन्फिनेटिव पढ़ने के बाद हम सेकंड टाइप की बात करेंगे, जेरंड। जेरंड जो है वो हमारे पास बेस फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगा दिया जाए तो हमारा जेरंड बन जाता। जैसे प्ले, प्ले हमारा बेस वर्ब है, इसके साथ अगर हम आईएनजी लगा दें तो ये प्लेइंग हो जाएगा। अब ये जेरंड बन गया। जेरंड होते क्या है? ये भी हमारे पास होते वर्ब ही हैं, आईएनजी के फॉर्म में होते हैं। जैसे बताया मैंने, बेस की फॉर्म के साथ, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें तो ये हमारा जेरंड बन जाता है, मगर ये एज अ फंक्शन करते हैं नाउन के तौर पर। तो जेरंड होते हमारे वर्ब ही हैं, मगर ये नाउन के तौर पर काम करते हैं। सिंस दे फंक्शन एज नाउन देयरफॉर दे आर कॉल्ड वर्बल नाउन। क्योंकि ये फंक्शन नाउन के तौर पर करते हैं और होते वर्ब हैं, इस वजह से इनको वर्बल नाउन कहा जाता है। अब जेरंड क्योंकि नाउन के तौर पर काम करते हैं, इसलिए ये या तो सब्जेक्ट होंगे या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होंगे। क्योंकि आपको पता है कि नाउन जो है वो या तो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जेरंड आर ऑलवेज प्लेस्ड ईदर इन प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट की जगह पर लगेगा या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर लगेगा। एग्जाम्पल देखें, एक्सरसाइजिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ। एक्सरसाइजिंग सेहत के लिए अच्छा है। अब आप देखें यहां पर एक्सरसाइजिंग है, ये आईएनजी की फॉर्म में है और ये सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। तो अगर सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, ये है वर्ब, मगर ये सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो ये यहाँ पर एज ए नाउन काम कर रहा है। तो अगर ये वर्ब होने के बाद फंक्शन नाउन के तौर पर करे तो ये हमारा जेरंड कहलाएगा फिर। तो एक्सरसाइजिंग यहाँ पर जेरंड है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई लाइक एक्सरसाइजिंग। यहां पर ये हमारा आई जो है ये सब्जेक्ट है, लाइक ये हमारा वर्ब है, एक्सरसाइजिंग ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि ये एक्सरसाइजिंग ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है ये वर्ब आईएनजी के फॉर्म में है, इस्तेमाल हुआ है ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो ये एज अ नाउन काम कर रहा है। तो अगर वर्ब आईएनजी की फॉर्म में हो और एज अ नाउन काम करे तो वो हमारा जेरंड कहलाएगा। अगर बात करें पार्टिसिपल की, तो हमारे पास पार्टिसिपल दो होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वही सिंपली जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसे कहा जाता है। वॉक्ड, वेंट, वेंट नहीं, गॉन, वॉक्ड हो गया, गॉन हो गया, प्लेड हो गया। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे, इसलिए कि इनका मुकाबला जेरंड से है। क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बेस वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से बनता है। यानी कि अब प्ले है, प्ले जो है वो प्ले जो है बेस वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो ये प्लेइंग बन जाएगा, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहलाएगा। तो इसमें और जेरंड में फिर क्या फर्क है? जब ये भी बेस वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से बन रहा है, इसको जेरंड बोल रहे हैं,
और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बेस वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से बन रहा है, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कह रहे हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है फंक्शन का। अगर वर्ब की बेस के साथ आईएनजी हो और वो एज अ नाउन फंक्शन करे तो वो जेरेंड कहलाएगा, और अगर बेस वर्ब के साथ आईएनजी हो और वो एज अ एडजेक्टिव काम करे तो वो फिर जेरेंड नहीं, वो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये भी वर्ब ही होते हैं, मगर ये सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं, और क्योंकि ये बनते वर्ब से हैं, काम एडजेक्टिव का करते हैं, इसलिए हम इन्हें वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। आई अगेन रिपीट कि बेस वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया जाए तो वो फिर या तो जेरेंड होगा या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अगर वो जेरेंड होगा तो वो एज ए नाउन फंक्शन करेगा, और अगर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो वो एज एन वर्बल एडजेक्टिव वो एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करेगा, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा और उन्हें वर्बल एडजेक्टिव कहेंगे। एग्जाम्पल देखें, द एक्सरसाइजिंग मैन लुक टायर्ड। अब यहां पर ये जो मैन है ये हमारा नाउन है, और एक्सरसाइजिंग मैन, ये जो यहां पर एक्सरसाइजिंग है ये इस नाउन के बारे में है ना। लेकिन गौर करें, एक्सरसाइजिंग बेस वर्ब के साथ आईएनजी लगी है, तो बेस वर्ब के साथ आईएनजी लगी है तो ये या तो जेरेंड हो सकता है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। अब क्योंकि ये एक्सरसाइजिंग यहां पर इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और आपको पता है जो वर्ड नाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव कहलाता है, लिहाजा ये यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। क्योंकि ये यहां पर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर यहां इस्तेमाल हुआ है। यहां पर ये नाउन के तौर पर, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर प्लेस हुआ था तो नाउन के तौर पर फंक्शन कर रहा था, इसलिए ये जेरेंड था। यहां पर ये इस वर्ड जो है नाउन मैन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब आई सो हिम एक्सरसाइजिंग। अब आपने देखा ये हिम जो है यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है, किसी न किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, और ये एक्सरसाइजिंग इस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो बेस के साथ आईएनजी फॉर्म में है, यहाँ पर इस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, लिहाजा ये जेरेंड नहीं है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर बेस की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो और वो एज ए नाउन फंक्शन करे तो वो जेरेंड कहलाएगा, और अगर वो बेस की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो और वो एज एन एडजेक्टिव काम करे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला टॉपिक वर्ड का यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।